नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं लोअर पीसीएस 2019 के लिहाज से एक शानदार पेपर है आप लोगों के सामने। और इसमें कुछ 25 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें से यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को सीधे आएंगे एग्रीकल्चर की। ऐसी ही वीडियो अगर और आई तो आप लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इससे पहले मैं बता दूं कि लोअर पीसीएस की मैंने एक एग्रीकल्चर की वीडियो डाली थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है प्लस अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थिंग्स विल बी डन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब इनमें से कौन सी फसल के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज या नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन है ढिंचा, सनई, लोबिया जिसको बुड़ाई बोलते हैं, जिसका खाना ही बनता है, या ग्वार। अब देखिए, इसमें सबसे जो ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो तो पाई जाती है लोबिया, बीन्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, और 0.49% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होता है। और इससे एक प्रकार से ये जो बंजर ज़मीनें होती हैं उसमें भी इसको बोया जाता है ना, सुधारी फसल के रूप में भी इसको जाना जाता है, सो दैट कि इसमें नाइट्रोजन की इंटेक इंक्रीज़ हो जाए और वो ज़मीन फर्टाइल या उर्वरक हो जाए। तो उसमें क्या आएगा, लोबिया। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसमें नाइट्रोजन की मात्रा किस फसल में ज़्यादा है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे मूव करते हैं आसानी के साथ, तो क्या कह रहा है, भारत की शुष्क पेटी की। देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, कुछ आपको स्टेटमेंट दिखाई देंगी। वो स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है, असर्शन क्या है कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ठीक है, अब इसमें क्या देना कि असर्शन रीजनिंग मतलब ये एक दूसरे को डिफाइन करते हैं कि नहीं करते, ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ आप लोगों को इसका आंसर बताना पड़ेगा। आप लोगों के पास 4 आंसर दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, कि ये दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, एक सही या एक गलत। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है। तो इसमें आपका जो ये क्या है, असर्शन तो सही है, ठीक है ना, असर्शन क्या है आपका सही है। और इसमें अगर हम रीजनिंग देखें, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, तो पॉइंट ये भी सही है। पॉइंट दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन बी मारेंगे, बी फॉर बॉम्बे वाला मारेंगे, बिकॉज दोनों सही हैं लेकिन कोई किसी को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग के आगे आ गया, भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं, है ना। जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, भारत कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बटा हुआ है। ये करीब 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बटा हुआ है, मतलब 20 अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स डेवलप हैं। और इसको अगर हम सब कैटेगराइज करते हैं तो वो करीब चले थे 60 भागों में। ठीक है, तो इंडियन जो क्लाइमेट है, अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें तो 20 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, और उसको सब कैटेगराइज करें तो 60 छोटे हिस्से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में देखिए डिट्टो यही आ गया। ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, सेम क्वेश्चन लग रहा है कि देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। ये शायद रिपीट हो गया, सो सॉरी इसके लिए। 20 इसका आंसर भी होगा, 20। नेक्स्ट है, देश में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। बताइए सर, देश में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी। 1960 में। याद है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में इसकी स्थापना करवाई थी, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय पंतनगर में थी, आज पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है ना, याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। डन। तो 1960 के दशक में, वर्तमान में उत्तराखंड में है, उस समय उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। मतलब भारतीय कृषि का इतिहास एक किताब थी, ठीक है ना, भारतीय कृषि का इतिहास, यहाँ कॉमा आना था कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो ये लिखा था, इसमें ऑप्शन में देखिए बहुत खतरनाक क्या होगा कि सब लोग MS स्वामीनाथन मार सकते हैं, जबकि इसमें आएगा मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको, MS रंधावा साहब आएंगे। ठीक है, तो किसने लिखा, मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति में इन्होंने काफ़ी असर दिया था, लेकिन बस वही कि स्वामीनाथन जी का नाम ऊपर रहा, इनको कम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, वही बता दिया, जी गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है। मतलब सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कौन से स्टेट्स में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसको आप ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसमें बताइए क्या क्या सीन है।
देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जिस समय आया था, क्योंकि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसको सर्वाधिक यूज़ करते थे, तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप अपने को अपडेट कर लीजिए, तो अपडेशन में मैं बता दूँ कि एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और एक महाराष्ट्र। अब ये दोनों सबसे बड़े उर्वरक स्टेट हो गए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उर्वरक यूज़ करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश अब काफ़ी चीज़ों में आगे है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी? मैंने डिस्कस किया था, लोबिया होगी इसका आंसर भी। क्या होगा? लोबिया। रीज़न वही है, नाइट्रोजन की इंटेक इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी नई सुधारी फसल वही होती है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं डैश, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक बात। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, ठीक बात। भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के, डन। ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं जी। तो 10वीं का डी होना चाहिए, 10वीं का डी फॉर दिल्ली। मैं बता दूं इसके लास्ट में सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट के शीट पे सारे आंसर दिए हुए हैं। और इसकी पीडीएफ ये जो डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, मतलब सदर्न इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किस एरिया में ज़्यादा है? केरल के तट पे, तमिलनाडु के तट पे, तेलंगाना में या विदर्भ में? विदर्भ कहाँ पे है? गुजरात के आसपास का हिस्सा है, सॉरी महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा है, जो काफ़ी सूखा पाया जाता है। खैर, तो इसमें ऑप्शन आपका दो बड़े जेन्युइन दिखेंगे, एक तो केरल, एक तमिलनाडु। तो आप जाएंगे कहाँ पे? तमिलनाडु के पास। किसके पास? तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ वर्षा भी काफ़ी अच्छे समय में मिलती है, और ये देखेंगे कृष्णा गोदावरी का बेसिन भी इन तटों पे काफ़ी मिलता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पे अच्छी कृषि देखने को मिलती है, खासतौर से चावल की, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है? मतलब रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करने के लिए सबसे अच्छे से, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग कौन सबसे अच्छे से कर रहा है? तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। ये हाँ, इसमें शायद मुझे आंध्र प्रदेश पे आशंका है। इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे हिसाब से सॉरी, इसमें उत्तर प्रदेश होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे अग्रणी आपका उत्तर प्रदेश है 2011 के डेटा के अनुसार, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? मतलब कृषि में ठेकेदारी सिस्टम सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश, सॉरी पंजाब है। पंजाब डन, पंजाब फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति या हरित ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें इनबिल्ट हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हम उसमें समाहित हैं? इसमें आप देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा आंसर होता है सीधे वही आंसर होता है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन। हमेशा ऐसा आंसर मारना जिसमें इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे। थर्ड आंसर है 14th का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मतलब भारतीय कृषि पर ग्लोबलाइजेशन का कौन सा इफेक्ट पड़ा है, उसमें कौन सा असत्य दिखता है? नकदी फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, जलवायु परिवर्तन। ये ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन इसको सूट नहीं कर रहा है। बाकी ग्लोबलाइजेशन का इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन का जलवायु परिवर्तन पे इफेक्ट नहीं है, इतना कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 15th का फर्स्ट ये गलत है, 15th का फर्स्ट। 16th की ओर अगर आगे चले, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता, मतलब जब कटाई होती है फसलों की तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, सापेक्षिक आर्द्रता कितने % होनी चाहिए? एटलीस्ट 14% है जी, 14% डन। 14% ये WHO बोलता है, WHO नहीं सॉरी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर की वो बोलती है इसको, ठीक है ना, कि 14% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO बोलता है कि ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14% होनी चाहिए जब कटाई हो तो। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या मतलब है? मतलब डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग देखिए क्या डिफरेंस होता है। डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसल जब एक ही भूमि पर एक ही क्रॉप ईयर में उगाई जाती है। मतलब क्रॉप ईयर क्या होता है? जुलाई से लेकर जून तक का। इस पूरे एक साल में एक ही लैंड पे 2 अलग अलग प्रकार की खेती। नॉर्मली इंडियंस क्या डबल क्रॉपिंग करते ही हैं, है ना।
खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल नॉर्मली। और एक होता है कि भाई इसमें देखिए इसका आंसर तो इसीलिए हो जाएगा ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। और एक आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरक्रॉपिंग के साथ। इंटरक्रॉपिंग होता है मतलब एक ही समय में एक ही खेत में 2 अलग अलग फसल उगाना, जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दी, है ना, इस टाइप से। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का निरूपण कीजिए। मतलब भारत में, मैंने बताया था वो वीडियो अगर आपने देखा होगा, भारत में नेट बुआई कितने % क्षेत्रों में इसमें होती है, 43% क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी सीधे चमक रहा है आप लोगों के आगे, 43%, ठीक है। चलिए 43% सी ऑप्शन। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए क्या कह रहा है ऑप्शन। नगदी और खाद्य दोनों शस्यों के साथ साथ खेती, मतलब मिश्रित खेती कैसे कहते किसके भैया, जिसमें खेती के साथ साथ जानवरों को भी पाला जाए, काम खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में देखिए आया वो 2012 में। तो पशुपालन और खेती साथ साथ करना, ऑप्शन सी डन, ऑप्शन सी डन। 20वां क्वेश्चन कहता है निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी कृषि भूमि का प्रभाव काफ़ी अधिक है। मतलब किसको छोड़कर, कहाँ पे मतलब कृषि कम होती है, मतलब परसेंटेज ऑफ जितना लैंड है उसका कम हिस्से पे ही कृषि होती है। तो सिक्किम है, बाकी सारे प्लेन है तो वहाँ ज़्यादा होगा, सिक्किम पहाड़ी है वहाँ कम होगा। सिक्किम में इनफैक्ट 10% भूमि पे ही खेती होती है। सीधे सीधे स्ट्राइक आउट हो गया, तो आंसर डी। और ये तीनों जैसे एक जैसे लग रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपको कभी आता ही नहीं था, तो इसमें देखो सिक्किम बिल्कुल अलग है, पहाड़ी क्षेत्र है, सारे प्लेन हैं, तीनों राज्य कृषि में काफ़ी आगे हैं, सिक्किम अलग है, निकाल दो इसको, ठीक है। 20 का डी। 21 क्या कहता है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन करना। सिंपल खेती है ना, मिश्रित कृषि। ये पहले भी मैंने बताया था, जिसमें पशुपालन वर्ड आ जाए मिश्रित कृषि वही हो गई। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि की क्या विशेषता, देखिए भारतीय कृषि है जीविकोपार्जन की, मतलब सिर्फ पेट भरने वाली खेती है, छोटी छोटी जोते हैं, खेत छोटे छोटे हैं। इसमें नेगेटिव आंसर दिख रहा है कि खेतों की बड़े खेतों की प्रधानता, जी नहीं, बड़े खेत कहाँ है हमारे पास, तो ये निकाल दिया। डी फॉर दिल्ली वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। फसलों में डाइवर्सिटी भी है, उत्पादकता का निम्न स्तर है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अभी भी 50% से ज़्यादा हमारे सिंचाई उपलब्धि नहीं है, भगवान भरोसे बैठे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलेंगे तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। सही वही बात, जोत का छोटा होना, आवश्यक से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहना, है ना, परेशानी बेरोजगारी, उत्पादन में पिछड़ी तकनीक, बिल्कुल सही बात। ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ पॉइंट जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव सारे पॉइंट हैं। 23वें का फोर्थ। एगमार्क क्या होता है, एगमार्क एग्रीकल्चर मार्क, मतलब कोई भी एग्रो प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी देने वाला, ठीक है। तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर, डी फॉर दिल्ली। 24 का फोर्थ, ये वीडियो में डिस्कस किया हुआ पहले, मैं बता दूं। 25 लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इनमें से कौन सा कथन सही है। यूपीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ है 2002 में, तो बताइए। इसमें जो पहला पॉइंट है वो आपका सही है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पारित है। समझ गए। ये क्वेश्चन सन 2002 में आया था और इसमें डेटा के अकॉर्डिंग यही पता लग रहा है कि ये पॉइंट ही सही है, बाकी सारे पॉइंट गलत हैं, ठीक है। तो 25 का ए फॉर अमेरिका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये देखिए, ये आंसर्स आप लोग देख सकेंगे। ये 25 का आई थिंक इसमें ए होना चाहिए, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेंगे। अगर कमेंट में किसी को कुछ इसमें इशू होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 25th क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। इसका ए होगा, ए फॉर अमेरिका, ठीक है ना। अगर आंसर की में कुछ और है तो चेंज कर लीजिएगा, इसमें ए फॉर अमेरिका ही होगा। 25 का ए फॉर अमेरिका। मैं देख लेता हूँ क्या दिया, इसमें बी फॉर बॉम्बे दिया गलत है, 25 का ए फॉर अमेरिका ही होगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच, और जो भी फीडबैक होंगे प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा।